आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन पर। शॉर्टेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड बुक कही जाने वाली क्वागमायर टू अवेकनिंग, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बुद्धा टुवर्ड्स हायर इंटेलिजेंस, जिसे अंकित और दीपाली शिंदे ने लिखा है। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं या शुरू करना चाहते हैं, मेडिटेशन के बारे में और डीपली समझना चाहते हैं, या मेडिटेशन पर बुद्धा की टेक्निक्स को भी समझना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने इस वीडियो को 5 अलग अलग पार्ट में बांटा है। हमेशा की तरह ये भी थोड़ी डिटेल वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बेहद ज़रूरी है। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन। मेडिटेशन हमेशा से ही स्पिरिचुअल सीकर की दुनिया का मूल मंत्र रहा है और इसने इंसानों की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ तक कि आज भी मॉडर्न साइंस में मेडिटेशन के लिए मोह खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च का भी सब्जेक्ट है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। मेडिटेशन की हिस्ट्री इंडिया से स्टार्ट होती है। मेडिटेशन इंडिया में ओरिजिनेट हुई और समय के साथ पूरी दुनिया को कवर कर लिया। इंडिया में मेडिटेशन बुद्धा से पहले भी प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन तब वो एक्सपेरिमेंट लेवल पर थी और लोग उसका मतलब नहीं जानते थे। लेकिन बुद्धा का टाइम सबसे डोमिनेंट टाइम माना जाता है, क्योंकि उन्होंने साइंटिफिक मेडिटेशन की पूरी नींव रखी, उसके साथ उसका डीप मीनिंग और रीजनिंग भी बताया। सच्चाई ये है, मेडिटेशन के बारे में कुछ स्पिरिचुअल नहीं है। असल में मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी के अपोजिट काम करती है। रिलीजन और भगवान कहते हैं कि आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा, तब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे कदम बढ़ा पाएंगे। वहीं मेडिटेशन में विश्वास की कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तक कि बुद्धा ने कहा है कि पहले आप इसे एक्सपीरियंस करो और जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, विश्वास अपने आप बन जाएगा। अगर आपने मेडिटेशन को सीरियसली प्रैक्टिस किया है और उसे समझा है, तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन एक साइंस है जो कि इंसान के दिमाग के साथ डील करती है। साइंस क्या है? साइंस एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, रीजन और एक्सपेरिमेंट से बनी है। वैसे ही मेडिटेशन भी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, रीजन और एक्सपेरिमेंट से पैदा हुई है। इसलिए हम बिना बहस के कह सकते हैं मेडिटेशन एक साइंस है, ना कि कोई स्पिरिचुअल चीज़। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन दिमाग की शुद्धि का एक प्रोसेस है। सोचिए, अगर आपका शरीर मिट्टी से गंदा हो गया तो आप उसे साफ करने के लिए क्या करेंगे? आप साफ करने के लिए नहाएंगे। मान लीजिए कि आपका पेट भरा हुआ है और आप और नहीं खा सकते, यहाँ तक कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप एक्स्ट्रा चीज़ को टॉयलेट के थ्रू या वॉमिटिंग के थ्रू साफ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बहुत गुस्से में हैं तो आप क्या करेंगे? जिसने आपको गुस्सा दिलाया है, आप उसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, जो कि दिमाग को साफ करने का एक तरीका है। यहाँ तक कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप सिंपली रो लेते हैं, जो कि फिर से दिमाग को क्लीन करने का एक तरीका है। जब हम ये सारे एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फिजिकली हो या मेंटली हमारी नेचुरल टेंडेंसी है साफ करना। तो जब आपका दिमाग एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है, तो नेचुरली वो दूसरी चीज़ों जैसे सोचना या चिंता करने पर अटेंशन नहीं दे पाता। दूसरे शब्दों में, सारी गंदगी को दूर करके सफाई करना। मेडिटेशन को कैसे करें? इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो अब अपने आप को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करें और जिस भी चीज़ पर लंबे समय के लिए आप अपना अटेंशन ला रहे हैं, वो आपके मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सांस का अंदर बाहर होना, यहाँ तक कि किसी जलती चीज़ की लौ। जब आप सब्जेक्ट बन जाते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, तो एक चीज़ बच जाती है, वो है लंबे समय के लिए कॉन्शियसनेस के साथ ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। यही मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने का पूरा प्रोसेस है। ज़रूरी चीज़ जो दिमाग में रखनी होगी वो है अटेंशन। सिंपल कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के बीच फ़र्क होता है। हर रोज़ की ज़िंदगी में आप काफ़ी सारे टाइम कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे खाना बनाते समय आप सिंपली खाना बनाने पर कंसंट्रेटेड हैं, या पढ़ाई करते समय आप किताब पर फोकस रहते हैं। लेकिन क्या ऐसी कंसंट्रेशन आपके दिमाग को प्योरीफाई कर सकती है? जवाब है नहीं। फ़र्क है अवेयरनेस का। सिंपल कंसंट्रेशन मेडिटेशन प्रोसेस का बस एक बाय प्रोडक्ट है, जिसे आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं।
मेडिटेशन का सही उद्देश्य, ज़्यादातर टाइम लोग मुक्ति के लिए मेडिटेशन का रास्ता लेते हैं। बुद्धा के शब्दों में मुक्ति का मतलब है सफरिंग का खत्म होना और असली फ्रीडम का जागना। स्पिरिचुअल सीकर के नज़रिए से मुक्ति का मतलब है बार बार जन्म लेने के बंधन से आज़ादी। ये मेडिटेशन के रास्ते पर अल्टीमेट डेस्टिनी है, लेकिन इससे परे कुछ और क्रूशियल पर्पस मेडिटेशन को करना ज़रूरी बना देते हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, हमारा दिमाग कंडीशन हुआ है हमारी सेंसेस से, जो कि हमारे दिमाग की असली कैपेबिलिटी और ताकत को हर साल कम करती है। बाहरी चीज़ों पर रिएक्ट करना और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिससे ज़िंदगी में सफरिंग आती है। मरने के समय हम ये महसूस करते हैं कि हमने कभी अपने असल पोटेंशियल पर जिया ही नहीं और ना ही हमने ज़िंदगी की असल खुशी को एक्सपीरियंस किया। डेली लाइफ में मेडिटेशन के फ़ायदे। मेडिटेशन ना ही ज़रूरी लाइफ स्किल्स को डेवलप करता है जो कि एजुकेशन और प्रोफेशन के लिए ज़रूरी होती है, बल्कि साइकोलॉजिकल सफरिंग को भी कम करता है। बिना किसी डाउट के मेडिटेशन परफेक्टली सेइंग को पूरा करता है। हेल्दी दिमाग के साथ हेल्दी ज़िंदगी आती है। सबसे पहली और ज़रूरी स्किल जो आप मेडिटेशन के थ्रू डेवलप करेंगे वो है कभी भी हार ना मानना। अपनी प्रैक्टिस के समय आपका दिमाग मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट से दूर भागेगा और आप ये फेलियर एक या दो बार नहीं बल्कि लाखों बार देखेंगे, और इसकी वजह से आप फेलियर को एक्सेप्ट करने का बिहेवियर डेवलप करेंगे और बार बार फिर से इसे ट्राई करते रहेंगे, और इसके कारण आपके अंदर हार ना मानने की स्किल डेवलप होती जाएगी। हर रोज़ की प्रैक्टिस आपके अंदर सबसे ज़रूरी लाइफ स्किल्स को डेवलप करेगी, जो कि है पेशेंस। पेशेंस आज की इंस्टेंट सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि काम करते समय या याद करते समय आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस दिमाग को प्योरीफाई करता है, जिससे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज़ गजब की हो जाती हैं। स्टडीज़ ने यह भी दिखाया है कि मेडिटेशन सक्सेसफुली टेंशन और स्ट्रेस को कम करता है। इसके अलावा जो लोग रेगुलर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनकी स्लीप साइकिल भी अच्छी होती है और उनके पास पूरे दिन काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी होती है। मेडिटेशन एजिंग के प्रोसेस को भी धीमा करता है और बॉडी की इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए एक 50 साल का इंसान जो रेगुलर मेडिटेशन करता है वो आपको 50 साल का नहीं लगेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको खुशी और हेल्दी ज़िंदगी चाहिए तो रेगुलर मेडिटेशन कीजिए। 2 स्केल साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद अब हम मेडिटेशन के पूरे प्रोसेस के असली जड़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। हम एक एक करके 2 वे साइंटिफिक स्केल को समझेंगे। जब आप इस स्केल को जान लेते हैं तो आपके लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस पर प्रोग्रेस करना बहुत आसान हो जाता है। स्केल के दोनों एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वैसे दोनों स्केल आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो आपको आगे पता चलेगा। जैसे कि नाम से पता चलता है कि साइलेंस या स्टिलनेस और इनसाइट का स्केल उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। स्केल के हर मेजरमेंट, चाहे साइलेंस या स्टिलनेस हो या इनसाइट, देखने वाले 2 क्राइटेरिया हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहला मेजरमेंट है साइलेंस। इसमें आपको एक बाहरी इन्वायरमेंट को चूज़ करना होता है जो कि कम शोर वाला हो। ये दिमाग के कम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है। स्टार्टिंग में तो ये बहुत ज़रूरी है, और बाद में जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तब आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि शोर वाली जगह भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब आपने बाहरी साइलेंस के लिए ज़रूरी स्टेप्स ले लिए हैं तो अंदर की साइलेंस की तरफ मूव करें। अंदर की साइलेंस बहुत ज़रूरी है। अंदर की साइलेंस में 2 डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जिन पर हमें अटेंशन देनी है। पहला है हर समय सोचना और दूसरा है हर बार अंदर की आवाज़ को परेशान करना। सोचना और अंदर की आवाज़ 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। बिना मेडिटेशन प्रैक्टिस के आप झूठा विश्वास कर लेंगे कि सोचना और अंदर की आवाज़ अलग अलग हैं, लेकिन इस दूध को पानी से अलग करने जैसा ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल है। साइलेंस के बाद अगला मेजरमेंट आता है स्टिलनेस। साइलेंस के जैसे स्टिलनेस के भी 2 क्राइटेरिया हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्टिलनेस का मतलब है बॉडी का फिजिकल मूवमेंट, वहीं इंटरनल स्टिलनेस का मतलब है दिमाग का मूवमेंट। एक्सटर्नल मूवमेंट के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखें और किसी भी मूवमेंट को अवॉइड करें जब तक कि सीधे रहना मुश्किल ना हो जाए। धीरे धीरे बॉडी का थोड़ा सा मूवमेंट भी कम हो जाएगा। साइलेंस और स्टिलनेस की वजह से आता है इनसाइट। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जब पानी स्थिर और शांत हो, आप उसका बॉटम क्लियरली देख पाते हैं। जब पानी मूव कर रहा होता है तो आप उसके बॉटम को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसलिए असल सेंस में
इनसाइट एबिलिटी है दिमाग और बॉडी को ऑब्जर्व करने की। थिंकिंग जो कि उथला जीवन होती है, वो मेडिटेशन में एक रुकावट जैसा काम करती है। दिमाग पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है और ख्याल और तेजी से आते रहते हैं। एक इंसान समय के साथ ये भी नोटिस कर सकता है कि फालतू का सोचना काफ़ी सारी साइकोसोमेटिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का रूट कॉज है। जितना ज़्यादा आप पास्ट और फ्यूचर का सोचेंगे, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में लाएंगे। मेडिटेशन के समय आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक बार जब आपका सोचना बंद हो जाता है तो आप और ज़्यादा शांति महसूस करते हैं। ग्रेजुअली आप ये डिस्कवर करेंगे कि सोचने की टाइमिंग बहुत तेज़ी से कम हो गई है, मोमेंट से सेकंड, सेकंड से मिनट तक। जब आप मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप ऐसे स्टेज में चले जाएंगे जहाँ पर सोचना पूरा खत्म हो जाएगा। स्केल पर आखिरी मेजरमेंट है अंडरस्टैंडिंग, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे थिंकिंग और इमेजिनेशन आपको उड़ा कर रखती है, वहीं अंडरस्टैंडिंग आपको ज़मीन पर रखती है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है नॉलेज को एज इट इज़ एस्टेब्लिश करना, चाहे विजडम हो या इनसाइट के थ्रू। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग और बॉडी को समझेंगे, उतना ज़्यादा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस तेज हो जाएगा। बुद्धाज नोबल एट फोल्ड पाथ, बुद्धा के नोबल एट फोल्ड पाथ द व्हील ऑफ धर्मा से प्रेजेंट किए गए हैं। व्हील के 8 स्पोक्स, 8 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। व्हील एक और ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि वो साइक्लिक मोशन में मूव करता है, जिसका मतलब है उसके सारे 8 एलिमेंट्स एनर्जी देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि क्लींजिंग प्रोसेस में मुक्ति की तरफ मूवमेंट हो सके। उन सब के बीच इंटर रिलेशन होता है। जैसे अगर आप एक एलिमेंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो साथ में बाकी 7 एलिमेंट्स को भी इफेक्ट करेगा। समाधिथि यानी कि सही नज़रिया, समा संकल्पा यानी कि सही इंटेंशन, समा वाचा यानी कि सही स्पीच, समा कम्मंता यानी कि सही एक्शन, समा जीवा यानी कि सही लाइवलीहुड, समा व्यायामा यानी कि सही एफर्ट, समा सति यानी कि सही माइंडफुलनेस, समा समाधि यानी कि सही कॉन्सेंट्रेशन। समाधिथि सही नज़रिया शुरू होता है होलसम और अनहोलसम की अंडरस्टैंडिंग के साथ। होलसम वो स्टेट है जो दिमाग की प्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है, वहीं अनहोलसम दिमाग को गंदगियों से भर देता है। अनहोलसम की जड़ें हैं लालच, नफरत, माया, वहीं होलसम की जड़ें हैं ना लालच ना नफरत। अनहोलसमनेस इंसानों को मारने, वो लेना जो हमारा नहीं है, गंदी बोली बोलना, सेंसुअल प्लेजर में ज़्यादा पड़ना और गलत नज़रिया रखना, इन सब के अंदर आता है। सम्मा संकल्पा सही इंटेंशन आती है सही सोच के साथ। ज़्यादातर दिमाग के कॉग्निटिव पार्ट में थोड़ा सा चेंज लाता है त्याग, सद्भावना, हानि रहता के सही विचार। त्याग का यहाँ पर मतलब है मैं और मेरे के पोजीशन को ख़त्म करना। और जब हम हानि रहता के सही थॉट्स और अपनी और दूसरों की भलाई के सही थॉट्स डालते हैं, तब कहा जाता है कि एक इंसान के पास सही इंटेंशन है। जो इच्छा और हानि के गलत इंटेंशन को अपोज करता है, उसके पास सही इंटेंशन होती है। उसके साथ जिसके अंदर मानसिक अवशोषण के और नेक मार्ग के थॉट्स आते हैं, उसके पास सही इंटेंशन है। सम्मा वाचा सही स्पीच मोरल डिसिप्लिन का पार्ट है, जिसे प्रैक्टिस करना होता है। इंसानों में बोलने वाली स्पीच एक्शन से ज़्यादा डोमिनेट होती है। अकेले स्पीच ही दूसरों को बहुत ज़्यादा सफरिंग दे सकती है और दुश्मन बना सकती है। इसके अलावा स्पीच शांति बना सकती है, इसलिए सही स्पीच प्रैक्टिस करनी होती है। समकम्मनता नैतिक सिद्धांत के सही काम अच्छे कामों के लिए आधार देते हैं। सही एक्शन आता है प्राणियों को ना मार के, वो ना लेकर जो हमारा नहीं है, और यौन दुराचार से दूर रहकर, तो किसी भी तरह की शारीरिक चोट को ना पहुंचाने का मतलब है सही एक्शन। सही एक्शन का फ़ायदा ये है कि यह अपराध बोध और खेद मुक्त मानसिक स्थिति की ओर ले जाता है, जो कि कंसंट्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। सम्मा जीवा सही लाइवलीहुड का मतलब है पीसफुली कमाना और अपने और दूसरों के लिए सफरिंग को अवॉइड करना। सही लाइवलीहुड भी ज़रूरी है क्योंकि ये लालच और घमंड को कम करता है और दिमाग को शांति पर लाता है। अगर कोई पीसफुली या लीगल तरीके से और बिना हिंसा के पैसा कमा रहा है, तो वो सही लाइवलीहुड कमा रहा है। सम्मा व्यायामा पूरा कंसंट्रेशन ग्रुप मेंटल ट्रेनिंग के लिए है। पूरी मेंटल ट्रेनिंग को एनर्जी चाहिए, जो कि सही एफर्ट से आती है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ कन्वर्सेशन को देख सकते हैं, जो कि कहता है कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है।
वो एनर्जी जो कि इच्छा, हिंसा और एग्रेशन को लाती है, वही एनर्जी मोरल डिसिप्लिन, काइंडनेस, कंपैशन और कंसंट्रेशन को लाती है। अगर एनर्जी को सही नज़रिए और सही इंटेंशन से डायरेक्ट किया जाए तो उससे काइंडनेस, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होती है। सम्मासती सही माइंडफुलनेस की लिंक है जो कि छुपे हुए खजानों को खोल सकता है। इसलिए माइंडफुलनेस को समझना ज़रूरी है। माइंडफुलनेस का मतलब है दिमाग का प्रेजेंट होना। सिर्फ मीनिंग ही हमें काफ़ी सारी बातें बताता है। जब दिमाग को मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट पर पूरी तरह से लगाया जाता है, चारों ओर जो हो रहा है उसे पूरी तरह से अलग और सभी जजमेंट और इंटरप्रिटेशंस को त्याग कर या गुजर जाने देना। मेडिटेशन की चीज़ पर प्रेजेंट मोमेंट में आने वाले चेंजेस का अनुभव करना। जब मन विचारों के असंख्य जाल में विचलित नहीं होता बल्कि मोमेंट में प्रेजेंट रहता है। सही माइंडफुलनेस माइंडफुलनेस के 4 आधारों का चिंतन है, जिसमें शरीर, मन की स्थिति, भावना और घटनाएं शामिल हैं जो कि दुनिया के लोग और दुख को दूर करते हुए घटित हो रही हैं। सम्मा समाधि सही कंसंट्रेशन तब होता है जब दिमाग का मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट के साथ एकीकरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में, वो कंसंट्रेशन जो कि दिमाग को अवेयरनेस के हायर लेवल पर प्योरीफाई करता है, वो सही कंसंट्रेशन है। एक सही कंसंट्रेशन के पीछे 7 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 7 एलिमेंट्स हैं: सही व्यू, सही इंटेंशन, सही स्पीच, सही एक्शन, सही लाइवलीहुड, सही एफर्ट और सही माइंडफुलनेस। कंसंट्रेशन ट्रेनिंग साइंटिफिक एस्पेक्ट। कंसंट्रेशन दिमाग की काफ़ी सारी लेयर्स को हटाने में मदद करता है, जो कि मेंटल प्योरिफिकेशन अचीव करने में मदद करता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन की डेप्थ, उतना ज़्यादा वो माइंड के स्टेट के ट्रुथ को रिवील करेगा। चलिए अब हम उन रुकावटों को देखते हैं जो हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस के समय आने वाली हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस के समय 5 बड़ी रुकावटें आती हैं। हिंड्रेंस ऑफ सेंस डिज़ायर। जब एक इंसान प्लेजरेबल एक्सपीरियंस के लिए टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड और साइट के 5 सेंसेस का इस्तेमाल करता है तो वो हिंड्रेंस ऑफ सेंस डिज़ायर होती है। हिंड्रेंस ऑफ सेंस डिज़ायर सिर्फ सेंसरी डिज़ायर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो और भी एस्पेक्ट कवर करती है जिन्हें पार करना मुश्किल है। इस मुश्किल का कारण है हमारी 5 सेंसेस से अटैचमेंट। ये बड़ी रुकावटों में से एक है जो कि आपको मेडिटेशन की डेप्थ में नहीं जाने देगी। एग्जाम्पल के लिए, आपने मेडिटेशन के समय एक आवाज़ सुनी और आपका दिमाग सुनने की तरफ मुड़ गया और मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। ये एक तरीके की सेंसरी रुकावट है। दिमाग का बीते हुए कल की अच्छी यादों के बारे में सोचना भी एक तरीके का प्लेजेंट एक्सपीरियंस हिंड्रेंस है। इस रुकावट से ऊपर उठने का बेस्ट तरीका है जाने देना, लेट गो। जब भी सेंस डिज़ायर की डिस्ट्रैक्शन आती है तो अपने फोकस को वापस मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट पर ले आएं और रुकावट को जाने दें। हिंड्रेंस ऑफ इल विल और एवर्जन। एक और रुकावट जिसे हमें पार करना है वो है इल विल या एवर्जन। इल विल अपने लिए, दूसरों के लिए, मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट के लिए या सर्कमस्टांसेस के लिए। कभी कभी जो इंसान मेडिटेशन के समय शांति महसूस कर रहा है उससे उसको खुशी मिलती है, फिर वो ये महसूस करता है कि वो इसे डिज़र्व नहीं करता और मेडिटेशन से बाहर आ जाता है। ये मेडिटेशन के लिए एक तरीके का इलविल है। कभी कभी इंसान अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के लिए एवर्जन यानी कि घृणा महसूस करता है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड, और मेडिटेशन से बाहर आता है। ये सिचुएशन के लिए इलविल है। इलविल या एवर्जन गुस्सा या डर के फॉर्म में भी आ सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ स्लोथ और टॉर्पर। स्लोथ यानी कि आलस का मतलब है सुस्ती, और टॉर्पर यानी कि मंदता मतलब दिमाग की डलनेस। स्लोथ देखा जाता है इंटेलेक्ट की स्टिकनेस या इंटेलेक्ट की रिजिडिटी में। स्लोथ में इंटेलेक्ट मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पर इन्फ्लुएंस या फोकस करने की पावर को खो देता है। जब इंसान को मेडिटेशन के समय लूज बॉडी या नींद फील होती है तो ये सुस्ती का एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म है जब आप प्रेजेंट मोमेंट, साइलेंस या सांस में फर्क नहीं कर सकते। ज़्यादातर जब दिमाग थका हुआ होता है तो उसके आगे स्लोथ या टॉर्पर की रुकावट आ जाती है। इसलिए आपको दिमाग में शांति बनाने के लिए थोड़ी देर का रेस्ट या रिलैक्सेशन लेना चाहिए। रेस्ट और रिलैक्सेशन दिमाग की एनर्जी को फिर से वापस लाएंगे, जिससे कि मेडिटेशन पर फिर से काम किया जाए। अगर जागने के बाद आपको लेजीनेस आती है तो आपको थोड़ी देर के लिए चलने वाली मेडिटेशन करनी होगी। हिंड्रेंस ऑफ रेस्टलेसनेस और रिमॉर्स। रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी दिमाग की अनसेटल स्टेट है, जहाँ पर इंसान
सेटिंग को खत्म करना चाहता है। बेचैनी तब भी आती है जब इंसान प्रेजेंट के साथ असंतुष्ट होता है। जब दिमाग किसी और जगह होना चाहता है या वो कुछ और चाहता है तो वो उत्तेजित हो जाता है। वहीं रिमोर्स यानी कि आत्मग्लानि तब होती है जब इंसान बीते हुए कल के एक्शन से बुरा फील करते हैं। ये सेंस डिजायर के बाद दूसरी मेजर रुकावट है जो मेडिटेशन के समय आती है, हिंड्रेंस ऑफ डाउट और डिल्यूजन। डाउट और डिल्यूजन का हिंड्रेंस काफ़ी सारे फॉर्म में आ सकता है। सबसे पहला प्रैक्टिस के समय अपने ऊपर, अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और प्रोग्रेस पर डाउट करना। ज़्यादातर इंसान अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में कमज़ोर फील करते हैं, जैसे मैं मेडिटेट नहीं कर सकता। इंसान अपनी प्रोग्रेस को डाउट करने के जाल में भी फंस सकता है कि मुझे दूसरों जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे या मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। माइंडफुलनेस। चलिए ब्रीदिंग की माइंडफुलनेस के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है एक शांति भरी जगह और बॉडी पॉस्चर को, क्योंकि वो एक मजबूत माइंडफुलनेस डेवलप करने में मदद करते हैं। वो बॉडी पॉस्चर जिसमें सुस्ती या उत्तेजना आ जाए वो हमारी शांति को डिस्टर्ब करेगा, जिससे कि माइंडफुलनेस चली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए स्टार्टिंग में अगर आप रेस्टिंग पोजीशन को ट्राई करेंगे तो आपको सुस्ती या नींद आ जाएगी। एक और रीज़न है, जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे हैं तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है क्रॉस लेग और थाइस को लॉक करके बैठें और कमर सीधी रखें। मेडिटेशन करने वाले सबसे पहले सिंपल सांस अंदर और बाहर लेकर माइंडफुलनेस एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस को बनाकर रखना एक बिगनर के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो काफ़ी बार रुकावटों या थॉट से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। इसलिए बिगनर्स या मैच्योर्स के लिए काउंटिंग का स्टेप भी माइंडफुलनेस में इंक्लूड किया जाता है। ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन है और मेडिटेशन करने वाले सदियों से अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे प्रैक्टिस करते हैं। काउंटिंग। मेडिटेशन करने वाले इसमें हर सांस अंदर और सांस बाहर के नंबर्स को गिनते हैं। काउंटिंग 5 से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर दिमाग ख्यालों की दुनिया में खो जाएगा, और अगर ये 10 से ज़्यादा हुई तो वो फिर से सांस को छोड़कर नंबर्स को ख्यालों में पकड़ने चला जाएगा। इसलिए काउंटिंग 5 से 10 के बीच होनी चाहिए। आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आपने एक गिना तो उसमें सांस अंदर और सांस बाहर दोनों आएंगी, या एक गिना सिर्फ सांस अंदर के लिए और 2 गिना सांस बाहर के लिए। ये पूरा आप पर डिपेंड करता है। काउंटिंग तब करनी होगी जब तक सांस अंदर और सांस बाहर पर माइंडफुलनेस सेटल ना हो जाए। जब सांस अंदर और सांस बाहर की कॉन्टिन्यूटी नंबर के थ्रू सेटल हो जाए तब हमें कनेक्शन को बिना छुए बनाना चाहिए। इसमें आपको हवा के रास्ते को फॉलो करना होगा, नॉस्ट्रल रिंग्स की स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड पॉइंट तक। 2 सपोर्टिंग फैकल्टीज। मेडिटेशन की रुकावटों को हटाने के लिए यहाँ पर 2 सपोर्टिंग फैकल्टीज हैं। ये 2 सपोर्टिंग फैकल्टीज आपके मेडिटेशन को आगे डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी एलिमेंट है। हम इन दोनों फैकल्टीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिमाग की मसल बनाने में, ये दिमाग को स्ट्रेंथ देने में मदद करते हैं। ये दोनों हैं सच या एक्सपीरियंस पर बेस्ड विश्वास, एफर्ट या एनर्जी। सच या एक्सपीरियंस पर बेस्ड विश्वास। स्टार्टिंग में मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी विश्वास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपका विश्वास अपने आप बन जाएगा। ये विश्वास जो मेडिटेशन के रिजल्ट से आता है, ये मेडिटेशन में आगे प्रोग्रेस करने के लिए ज़रूरी है। विश्वास जो कि सच्चाई या एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, वो आपको आगे बढ़ने में और रुकावटों को पार करने में मदद करेगा। ये सपोर्टिंग फैकल्टी जादू कर सकती है जब आप अपनी प्रैक्टिस, प्रोग्रेस और कैपेबिलिटी के डाउट से ऊपर उठ जाएंगे। जब आप इस सच्चाई को देखेंगे कि बुद्धा अवेकन हुए, एनलाइटेंड हुए और पूरी सफरिंग को सिर्फ मेडिटेशन से हटा दिया, तो ये आपको इंस्पिरेशन देगा जिससे आप अपने सारे डाउट्स को ख़त्म कर पाएंगे। जैसे जैसे आप मेडिटेशन से पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका और प्रैक्टिस करने का मन करेगा और उतनी तेज़ी से डाउट्स कम होंगे। इसलिए बुद्धा की मेडिटेशन अंधविश्वास के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करती है, और अगर इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो किए गए तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स गारंटी करती है। एक ही फ़र्क है, जो पैदल चल रहा है और वो जो भाग रहा है उससे लेट पहुंचेगा, वहीं जो गाड़ी पर जा रहा है वो सबसे जल्दी पहुंचेगा। ये सेंटेंस साफ कर देता है कि हम सब अलग अलग कैपेबिलिटीज़ और अलग अलग माइंडसेट लेकर चलते हैं। एफर्ट या एनर्जी। जब बॉडी और माइंड साथ मिलकर पूरे मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट में लग जाते हैं और स्लोथ और टॉर्पर के रुकावट को पार करते हैं, तो हम उसे एनर्जी और एफर्ट कहते हैं। एफर्ट और एनर्जी होलसम स्टेट को बढ़ाने और अनहोलसम स्टेट को कम करने में मदद करते हैं।
आपको उन स्टेट्स को कल्टीवेट करने का ट्राई करना चाहिए जो कि अभी आए नहीं हुए हैं। आपको होलसम स्टेट को मेंटेन करने के लिए एफर्ट करना चाहिए जो कि आप में शुरू हुआ है या पहले से है। जब आपका दिमाग दूसरों की भलाई की तरफ मुड़ता है या दूसरों के साथ बुरा देखकर अच्छा नहीं लगता, तो आपको इसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे इसकी अबंडेंस और बढ़ सके। बुद्धास 4 नोबल ट्रुथ्स। बुद्धा ने 4 नोबल ट्रुथ्स को डिस्कवर किया और व्हील ऑफ धर्मा को मोशन में सेट किया, जो चीज़ों का सच्चा नेचर है। दुख का नोबल ट्रुथ, दुख के ओरिजिन का नोबल ट्रुथ, दुख के समापन का नोबल ट्रुथ, दुख के खत्म होने के रास्ते का नोबल ट्रुथ। दुख का नोबल ट्रुथ। पहला ट्रुथ जिसे एक्नॉलेज करना है वह है दुख। जिस टाइम से हम पैदा हुए हैं तब से हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इस दुख पर हम इग्नोरेंट हैं। बुद्ध पूरे दुख के पहाड़ को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड हैं। इस छोटे से काम में दुख पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। दुख काफ़ी सारे फॉर्म में आता है: बर्थ, डेथ, बीमारी, बुढ़ापा, यहाँ तक कि जो हम चाहते हैं वो ना मिलना भी दुख है। वास्तव में दुख मानसिकता और भौतिकता की पूरी सीमा को घेर लेता है। दुख के ओरिजिन का नोबल ट्रुथ। बुद्ध एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ही आप जीवन के हर पहलू में छिपे दुख की सच्चाई का सामना करना शुरू करते हैं, ये अनुभूति के लिए एक और कदम है जो तब होता है जब हमें पता चलता है कि दुख का एक ही कारण है जिसे दुख की उत्पत्ति के रूप में जाना जाता है: क्रेविंग। क्रेविंग दुखों का प्रजनन स्थल है। क्रेविंग, प्रसन्नता और वासना से दुख का फल मिलता है। दुख के समापन का नोबल ट्रुथ। धैर्य और धीरज के साथ एक और रिवीलेशन होता है कि दुख का अंत हो गया है। खत्म होने या प्रवेश या प्रतिस्थापन या परित्याग की घटना दुख की समाप्ति को मजबूत करती है। प्रयास और ज्ञान किसी को ये समझने की ओर ले जाता है कि घोड़े के गले में रस्सी फेंकने से उसके जंगलीपन को वश में किया जा सकता है और उसे शांत किया जा सकता है। दुख के खत्म होने के रास्ते का नोबल ट्रुथ। एक बार जब आपके पास घोड़े पर ज़रूरी कंट्रोल आ जाता है तो आप सवारी करने के लिए कुशलता से उस पर बैठ सकते हैं। अब सब कुछ पूरी तरह से मेडिटेशन करने वालों की निपुणता पर निर्भर है कि वो इंसाइट, नॉलेज और विजडम का बेस्ट यूज़ करें ताकि दुख को समाप्त किया जा सके और अवेयरनेस, हैप्पीनेस और मन की मुक्ति का जीवन जिया जा सके। बदलाव अपनी गति से होता है, बस आपको धैर्य रखना है और जितना हो सके उसका पालन करना है। जब आप अब अपने आप को संयमित नहीं कर सकते हैं और नियम को तोड़ सकते हैं, तो इस सिचुएशन में एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, अफसोस की नहीं। तो दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उसे प्रैक्टिस में लाना और भी आसान हो जाता है। इसलिए सभी महान लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन टेक्निक्स को समझना बहुत आसान है, लेकिन उसको डीपली समझना और तब उसे प्रैक्टिस में लाना काफ़ी मुश्किल। इसलिए मेडिटेशन के बारे में बहुत से लोग जानते हैं पर फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इस पूरी बुक में 10 डिटेल चैप्टर्स हैं: इंट्रोडक्शन टू मेडिटेशन, टू स्केल साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ मेडिटेशन, बुद्धाज नोबल 8-fold पाथ, बुद्धा मेडिटेशन टेक्निक इन साइंटिफिक लाइट, एब्जॉर्प्शन इन मेडिटेशन, बुद्धाज 4 नोबल ट्रुथ्स, बुद्धाज 12 डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, बुद्धाज विपासना टेक्निक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनलाइटमेंट, मिसिंग एलिमेंट ऑफ गोइंका विपासना।